इट इज़ डे 20 ऑफ लिटरेरी टर्म्स यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए क्या है। ये बुक रामबाण है, पेनिसिया है। बने रहिए मेरे साथ, देखिए इस लेक्चर को पूरा, और फिर अपना जो कमेंट है आप ज़रूर ड्रॉप करें। एक मोटिवेशन का सोर्स होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर आप बताएं। आगे चलते हैं, देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलेजी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है लेसिडास, एंडीमियन, थायरिसिस, इन मेमोरियम। तो इनमें से कौन सी क्या नहीं है, एलिजी नहीं है। लेसिडास भी एलिजी है, थायरिसिस भी है, इन मेमोरियम भी है, पर ये जो एंडीमियन है यह है हमारा आंसर है। और एंडीमियन एलिजी नहीं है, एंडीमियन एलिजी नहीं है। देखिए एलिजी और डर्ज, एलिजी और डर्ज दोनों ही शोक गीत हैं। किसी की जो डेथ हो जाती है किसी की, तो उसके लिए लिखे जाते हैं, मगर एलिजी और डर्ज में अंतर है। भाई एलिजी उसकी याद में लिखी गई है, एलिजी उसकी याद में लिखी गई है। डर्ज उस टाइम पर जब तुम उसे मरा हुआ देख रहे हो, गाया गया, विलाप किया हुआ वो बातें हैं, वो सॉन्ग है, वो गीत है ना। तो ये वाली बात दर्ज की है, पर एलिजी इससे अलग बात है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन, यहाँ हमारा आंसर तो है एंडीमियन। और यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। यूथ पब्लिकेशन की ये बुक हर एक अपने क्वेश्चन के आंसर देने के लिए भी, एक्सप्लेनेशन के लिए भी बहुत अच्छी जानी जाती है। और लिखा है कि एंडीमियन इज़ अ पोएम जो कि जॉन कीट्स ने लिखी थी, 1818 में पब्लिश होती है। इट बिगन्स विद द लाइन, और इस किस लाइन के साथ बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। कि भाई जो सुंदरता है, जो सुंदरता की जो मतलब जो सुंदर चीज़ है, इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए आनंद होता है ना। वेयर एज, जैसे हमारे यहाँ पर भी कहा गया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। और वहीं जो लेसिडास लिखी है, लेसिडास लिखी है मिल्टन ने, 1637 में लिखी। और ये एक पेस्टोरल एलिजी है। ये क्वेश्चन आया है कि लेसिडास पेस्टोरल एलिजी है या फिर एलिजी है ना। ये अपनी फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए डेडिकेट करके लिखते हैं, ये पेस्टोरल एलिजी है। वहीं थायरेसिस जो है पोएम, ये एलिजी पोएम या फिर एलिजी कह लो यहाँ पर, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है, 1865 में ये लिखी जाती है। और ये अपने कॉमरेड, अपने हिज फ्रेंड के लिए लिखते हैं, आर्थर ह्यूज के लिए ये लिखते हैं, है ना। और मेमोरियम जो है ये AHH, आर्थर हेनरी हेलम, ये इज़ अ पोएम बाय द ब्रिटिश पोइट टेनिसन। टेनिसन जो ब्रिटिश पोइट हैं उनके द्वारा इन मेमोरियम लिखी जाती है। और 1849 1849 में ये कंप्लीट होती है। इट इज़ अ रिक्वीम, ये एक रिक्वीम है फॉर द पोइट्स बिलव्ड कैम्ब्रिज फ्रेंड, जो उनका जो कैम्ब्रिज फ्रेंड है, बिलव्ड प्रेमी है, उसके लिए। क्या नाम है उसका, आर्थर हेनरी हेलम, AHH। और ये क्या हैं, ये तीनों ही एलिजी हैं। बाकी जो एंडीमियन है ये एक पोएम है, एंडीमियन, ठीक है। तो ये एंडीमियन जो है एलिजी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्यूमनिस्ट इज़ टू फेमिनिज्म, कि भाई जो ब्यूमनिस्ट होगा उसके अंदर फेमिनिज्म होगा, है ना। तो जो व्यक्ति व्यूमन की प्रेज करेगा, जो उनको सपोर्ट करेगा, तो इस फेमिनिज्म, यही तो नारीवाद है, स्त्रीवाद है, स्त्रीवाद हो उसमें होगा, ठीक है। जिस तरह से पर्पल इज टू लेवेंडर, क्योंकि पर्पल जो कलर है वो भी तो लेवेंडर की तरफ जाता है। लेवेंडर मतलब उस तरह से जैसे पर्पल कलर होता है वैसे ही लेवेंडर भी होता है। ये एक फ्रेज है, किसके द्वारा यूज़ किया गया था, टोनी मॉरिसन, रीटा डॉब, एलिस वॉकर या ग्लोरिया नेलोर। तो किसके द्वारा ये यूज़ किया गया था, एलिस वॉकर को आप याद रखिए फेमिनिज्म के लिए, फेमिनिज्म के लिए एलिस वॉकर को आप याद रखिए। और यहाँ से पहले भी हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, अभी भी है, लिखा है कि व्यूमनिस्ट इज़ टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज़ टू लेवेंडर। ये एक फ्रेज़ है, एलिस वॉकर ने इसको यूज़ किया है। और एलिस मेल्सिनियर वॉकर
जो कि फरवरी 1944 में बॉर्न हुई हैं, अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर ये हैं, पोइट ये हैं, एक्टिविस्ट ये हैं। और उन्होंने लिखा, सी रोट द क्रिटिकली एक्लेम्ड नोवेल द कलर पर्पल, है ना। और उन्होंने आलोचनात्मक रूप से एक्लेम किया है नोबेल को। कौन सी नोबेल? कलर पर्पल, फॉर विच सी वन द नेशनल बुक अवार्ड, बुकर अवार्ड होना चाहिए, पुलिट्जर प्राइज इनको मिला है इस फिक्शन के क्षेत्र में। तो एलिस वॉकर को फेमिनिज्म के लिए याद रखें। और आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि कंसीट एंड विट आर द फीचर ऑफ, कि कंसीट, देखो एक होता है मेटाफर, है ना, मेटाफर के अंदर भी है ना कुछ छुपा हुआ होता है ना। मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है उसके अंदर भी कुछ बात एक छुपी हुई होती है, हम कहते कुछ और है और उसका मीनिंग कुछ और निकलता है ना, मतलब उसमें बहुत छुपा हुआ। उस तरह से मेटाफर से भी ऊपर जाकर एक और ये टर्म जो दिया है, कंसीट दिया है। कंसीट एंड विट आर द फीचर ऑफ विक्टोरियन पोइट्री या सेंटिमेंटल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री या रोमांटिक पोइट्री। नहीं, इन तीनों का नहीं, ये जो फीचर है ये मेटाफिजिकल पोइट्री का है। भाई मेटाफिजिकल जो पोइट्री है, मेटाफिजिकल जो पोइट्स हैं, इनके बारे में जान लीजिए। इनका लिखने का स्टाइल बड़ा ही अलग है। इनके लिखने के स्टाइल में हमें इमेजिज्म और रियलिज्म दोनों ही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, है ना। इसीलिए तो इनका नाम मेटाफिजिकल रखा है। और मेटाफिजिकल का मीनिंग क्या हुआ आप मुझे बताइएगा। लिखा है कि इन लिटरेचर अ कंसीट इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफर। कंसीट क्या है? मेटाफर को भी एक्सटेंड करके बढ़ा चढ़ा के कहा है, विद अ कॉम्प्लेक्स लॉजिक, ऐसा लॉजिक देके। अभी कोई कहता है भाई तुम तो शेर की तरह हो, मतलब तुम तो शेर की तरह हो, तो फिर तो ये सिमिली हो गई। मेटाफर, तुम तो शेर हो, अब तुम शेर हो, कहने का मतलब यह है कि भाई तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, द क्वालिटीज़ दैट इज़ शेर जैसी ब्रेवरी है तुम्हारे अंदर, ये वाली बात है। मगर यहाँ पर तो ये जो लॉजिक देते हैं ना, ये एक्सटेंडेड मेटाफर है, मेटाफर से भी परे है। इनका जो लॉजिक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, इतना क्या कहते हैं, इजी कॉम्प्लेक्स वो लॉजिक नहीं होते इनके, तो ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक देते हैं। दैट गवर्न्स अ पोइटिक पैसेज टू एंटायर पोइम, जो कि एक पोइटिक पैसेज जो है, है ना, उसको या एंटायर पोएम, अपने पूरे पोएम में उसको मुख्य रूप से रखते हैं, गवर्न करते हैं उसको। द टर्म इज़ जनरली एसोसिएटेड विद 17th सेंचुरी पोइट। जॉन डन का नाम बड़े ही मुख्य रूप से यहाँ पर आता है, वो लिखा करते थे, ठीक है। और हाँ, कंसीट और विट की बात यहाँ पे हमने 17th सेंचुरी की ये पोइट की बात की है। और लिखा है यहाँ पर कि एन एक्सटेंशन ऑफ कंटेम्पोररी यूजेस, और ये क्या था, विस्तार था उनके जो कंटेम्पोररी समकालीन जो और तरह के जो लोग हैं उस दौरान लिखा करते थे, है ना। कंटेम्पोररी द मेटाफिजिकल कंसीट डिफर फ्रॉम द एक्सटेंडेड एनालॉजी, इससे डिफर था, इससे एक्सटेंडेड जो एनालॉजी है इससे अलग था, इन द सेंस दैट इट डज नॉट हैव अ क्लियर कट रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड। तो एनालॉजी में जो जिस चीज़ से कंपेयर किया जाता है उसका है ना रिलेशन जो है वो क्या नहीं था, क्लियर कट नहीं था। मगर यहाँ मेटाफिजिकल वाले तो क्लियर कट रिलेशन ये बताते थे। द टर्म वॉज कॉइन, और ये किसने कॉइन किया? ये सैमुअल जॉनसन ने कॉइन किया था। इनका इंटेंशन उन्हें क्रिटिसाइज़ करने का था। बाद में टी.एस. इलियट भी इस पर अपना वर्क देते हैं। ये क्वेश्चन हमने देखा था, अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ, है ना। Let me complete it first. Has its root in 17th century England. This type of poetry is a witty, ingenious and highly philosophical. सॉरी, तो ये क्या कि इंजीनियस होती है, सरल होती है, और इसमें बड़ी ही फिलोसॉफिकल बातें इसमें छुपी हुई होती हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पढ़ा है कि ये जो फ्रेज़ है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और फर्स्ट यूज़ किया गया था ये मिल्टन के द्वारा, है ना। तो ये जो टर्म है, अब मिल्टन बोल रही हूँ, इलियट के द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा। तो टी.एस. इलियट कौन है? ये तो भाई क्रिटिक हैं, बड़े ही अच्छे क्रिटिक रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे टर्म जो हैं कॉइन किए हैं। हेमलेट के लिए भी इन्होंने एक टर्म कॉइन किया है, वो आप मुझे बताओ कि उसको सक्सेसफुल उन्होंने नहीं माना तो क्यों नहीं माना, है ना। तो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी की ये बात करते हैं। तो ये किसके लिए करते हैं डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? ये मेटाफिजिकल पॉइंट्स के बारे
बारे में बात करते हैं। और देखिए क्या लिखा है इसके बारे में कि डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटीज लिटरेरी टर्म यूज्ड फर्स्ट टी.एस. इलियट अपने वो जो इनका ऐसे है मेटाफिजिकल पोइट्स इसमें देते हैं ये। और वो क्या करता है, इट रेफर्स टू द वे इन विच इंटेलेक्चुअल थॉट वॉज सेपरेट फ्रॉम द एक्सपीरियंस और फीलिंग इन 17th सेंचुरी पोइट्री। तो 17th सेंचुरी में जो पोइट्री लिखी जाती थी मेटाफिजिकल पोइट्री, जहाँ पे जॉन डन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ रोल माना जाता है। और फिर ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो जेसी गियर्सन, इनकी एक एंटोलॉजी है और उसमें उन सारे जो 17th सेंचुरी के जो राइटर हैं उनके वर्क को इसमें दिखाया गया है और यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने का वर्क किया गया, मतलब काम किया गया है। और इनकी जो बुक है उसका नाम है कि मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोइम्स ऑफ द 17th सेंचुरी। और कब से कब तक, डन टू बटलर। तो ये जब से डन हुए हैं और जब तक बटलर हुए हैं उनकी जो उस टाइम के जो पोइट हैं उनको यहाँ पे उनकी बात की गई है। तो ये मेटाफिजिकल एक टर्म भी दिया है भाई, बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा डिटेल में आप जानिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आप इसे याद रखिए कि 17th सेंचुरी के जो राइटर रहे हैं तो वो यूज़ किया करते थे अपनी कंसीट और बिट को, और ये फ्रेज़ इन्होंने यहाँ पे इस तरह की फीचर यहाँ पे हमें मेटाफिजिकल पोइट्री में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि इमेजिज्म इज़ अ स्कूल ऑफ पोइट्री डेट फ्लोरिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, कि इमेजिज्म जो है ये जो एक ग्रुप था पोइट्री के लिए, स्कूल ऑफ पोइट्री है, और जो फ्लोरिश होती है किसकी लीडरशिप में फ्लोरिश होती है, फलती फूलती है। तो एजरा पाउंड है या एंड्रे ब्रिटॉन है या सैमुअल बेकेट है या टी.एस. इलियट है। तो यहाँ हमें इसके बारे में देखने को मिलता है एजरा पाउंड, है ना। तो एजरा वेस्टर्न लूमिस पाउंड जो है एक क्या है, वॉज एन एक्सपेट्रिएट अमेरिकन पोइट। भाई इस वर्ड को आप याद रखो, एक्सपेट्रिएट और रीपेट्रिएट, वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो रीपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट तो वो होता है जो व्यक्ति क्या होता है अपने देश से दूसरे देश में चला जाता है वहाँ पे सेटल होने के लिए और हमेशा के लिए, एक्सपेट्रिएट। जबकि रीपेट्रिएट ये होता है कि उसको जब उस देश से क्या है अपने देश में बुला लिया जाता है तो वो रीपेट्रिएट है ना। एक्सपेट्रिएट और रीपेट्रिएट, जिसने अपना पेट्रियोटिज्म एक्स कर दिया, आउट कर दिया, बाहर कर दिया, दूसरे देश में चला गया, एक्सपेट्रिएट, और वापस आ गया तो रीपेट्रिएट हो गया। तो ये एक एक्सपेट्रिएट अमेरिकन पोइट थी, क्रिटिक थी, मेजर एंड अ मेजर फिगर इन द अर्ली मॉडर्निज्म मूवमेंट। और अर्ली मॉडर्निज्म के दौरान ये एक बड़ा ही इनका नाम था एजरा पाउंड का। हिज कंट्रीब्यूशन टू पोइट्री बिगिन विद हिज डेवलपमेंट ऑफ इमेजिज्म, है ना। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है स्टार्ट होता है इमेज, जब डेवलपमेंट होता है इनकी पोइट्री में इमेजिज्म का, उस दौरान अ मूवमेंट ड्राइव्ड फ्रॉम क्लासिकल चाइनीज़ एंड जापानीज़ पोइट्री, यहाँ से ये ड्राइव होता है। स्ट्रेसिंग क्लैरिटी, प्रिसीजन्स एंड इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। तो इस तरह का जो फीचर इनके पोइट्री में दिखाई देता है। हिज बेस्ट नोन वर्क इंक्लूड राइपोस्टेस या और क्या है, ह्यूज सेल्विन मोवरले। अब इनका जो प्रोनंसिएशन है मे बी कि मैं इसको गलत बोल रही हूँ या सही, और ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। लिखा है कि अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर वर्स इज कॉल्ड, देखो पेंटामीटर है पर अनराइम है, मीटर है राइम नहीं है, मीटर है पर राइम नहीं है, तो क्या ब्लैंक वर्स होगा? हाँ ब्लैंक वर्स होगा। हीरोइक कपलेट में मीटर भी होता है, राइम भी होता है। कैंटो अलग बात हो गई, प्रोसोडी नकल हो जाती है, ये आंसर हो जाएगा हमारा ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट ये है, यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि ब्लैंक वर्स इज अ पोएम written with regular metric but unrhymed line, almost always in iambic pentameter. First document use of blank verse in English language was Henry Howard Earl of Surrey, और ये क्या था, ट्रांसलेशन ऑफ एनोय, है ना। तो एनियोड का जो ट्रांसलेशन है ये मिलता है, वर्जिल का लिखा हुआ वर्क है तो उसका ट्रांसलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द वर्ड कैथारसिस, क्या लिखा है कैथारसिस, और ये
इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेडिसिन, स्पोर्ट्स, एस्थेटिसिज्म और मिलिट्री। देखिए बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है। कैथारसिस का मतलब तो हम जानते हैं भाई, कई बार पूछ लिया, परगेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, कि जो हमारे इमोशन हैं उनका क्या हो जाना, प्यूरिफिकेशन हो जाना, उनका पवित्रीकरण हो जाना। ये किस फील्ड में ये यूज़ किया जाएगा? क्या स्पोर्ट्स के फील्ड में, एस्थेटिज्म, मिलिट्री या मेडिसिन? तो इसका आंसर है मेडिसिन के फील्ड में, है ना। मेडिसिन, ये एक मेडिसिन का काम करेगा, और मेडिसिन का जब काम करेगा तो है ना हमारे दिमाग पे वो मेडिसिन असर करेगी, और जो हमारे दिमाग में जो मतलब जो थॉट है, ऐसा सोचने के थॉट, जैसे कि हाय राम मेरे लिए दुख है इतना, या फिर हम किसी दुख से दुखी हैं, जब हम किसी और का भी दुख उस तरह से देख लेते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी हो जाती है ना। फिर ऐसा तो नहीं रहता कि भाई मैं एक अकेला ही ऐसा हूँ, तो सिमिलरिटी हो जाती है, भाई मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो वही वाली बात इस कैथारसिस में है। यहाँ पे क्या हो जाता है, कैथारसिस इज़ द प्यूरिफिकेशन या परगेशन ऑफ इमोशंस। तो इसके थ्रू वो रो रहा है, अब उसके रो रहा है, दुख मन ही मन में अपना मतलब निकाल रहा है, उसे देख के खुद उसके आंसू आ रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो छुपा हुआ जो गम दुख है वो क्या हो जाता है, वो निकल जाता है, तो उसे बड़ी शांति मिलती है, स्पेशली इन पिटी एंड फियर, है ना। थ्रो द आर्ट ऑफ एनी एक्सट्रीम चेंज इन इमोशन दैट रिजल्ट इन रिन्यूएबल, है ना, पुनः न्यू हो जाता है, एंड रिस्टोरेशन। द वर्ड कैथारसिस टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये जो कैथारसिस वर्ड है ये लिया गया है कहाँ से, मेडिसिन के फील्ड से। डिक्शन का मीनिंग क्या है, डिक्शन, तो अरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर ड्रामा। क्या थॉट, क्या है 6 एलिमेंट, कि प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग। प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, है ना। अब यहाँ डिक्शन का मीनिंग क्या है भाई, वो 6 एलिमेंट में एक इम्पॉर्टेंट है, तो डिवाइसेस ऑफ स्पीच या डिवाइसेस ऑफ मेंटल एंड राइम, सिंटैक्स, वर्ड ऑर्डर। हाँ, ये वर्ड की कैसे बोला जाए, शब्दों का, है ना, किस तरह से कोई है भाई, किसी को किस तरह से वर्ड को, मतलब कोई एक सेंटेंस, आप सिंपल सेंटेंस भी देखते हो, इंटरोगेटिव भी देखते हो, इन्वर्जन भी देखते हो, एक्सक्लेमेशन भी देखते हो, तो जिस तरह का मूड होगा उस तरह का वर्ड भी मतलब सेंटेंस कहा जाएगा। तो यही बात डिक्शन में होती है, फिगर ऑफ स्पीच और ये सब नहीं है। तो डिक्शन का मीनिंग क्या है, सिंटैक्स, वर्ड स्पीच और द एसेंट, इन्फ्लुएंस, इंटोनेशन, कहने का स्टाइल, स्पीच साउंड क्वालिटी मैनिफेस्टेड बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर, किसी के द्वारा भाई किस तरह से वो बोल रहा है, उच्चारण कैसा है, टोन कैसी है, ये सारी बातें डिक्शन में आएगी। यूजुअली जज इन टर्म्स ऑफ प्रीवेलिंग स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग एज डिपेंडेड अपॉन द चॉइस ऑफ वर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आज का, कि लिखा है कि ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल। ये डॉवर बीच जो पोएम है उसका एग्जाम्पल, मतलब उससे ली गई है, और ये किसका एग्जाम्पल है कि ले लाइक। अब यहाँ पे सिमली तो छुपी हुई है, अगर फिगर स्पीच की बात करें तो लाइक बैठा है, लेटी हुई है लाइक, किसकी तरह, द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल। ग्रिडल होता है कंदौनी, कमर में बांधने वाली, उसकी तरह, जैसे उसको फोल्ड कर दिया हो उस तरह से वो लेटी हुई है, पड़ी हुई है। तो किसका है ये एग्जाम्पल, कैकोफोनी है, इपीफनी है, यूफेमिज्म है या यूफोनी है। तो ये जो हमारा आंसर है वो है क्या, कैकोफोनी। ये आंसर है हमारा इसमें कैकोफोनी। लिखा है कि ले लाइक द फोल्ड ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल, फर्ल। लाइन्स मैथ्यू अर्नोल्ड की डोबर बीच से ली गई हैं। ये कैकोफोनी का एग्जाम्पल है। और कैकोफोनी इज मिसमैच ऑफ अनप्लीजेंट साउंड होती है भाई, अच्छी न लगने वाली, ऑफ एन लाउड वॉल्यूम, ऊंची स्वर में कही गई। इट इज़ वॉट यू हियर इफ़ यू गेव इंस्ट्रूमेंट टू अ ग्रुप ऑफ 4 ईयर ओल्ड। तो मतलब यूँ समझ लो कि तुम किसी 4 साल के बच्चे को किसी इंस्ट्रूमेंट को दे दो तो वो इंस्ट्रूमेंट किस तरह से बजाएगा। एंड आस्क देम टू प्ले वन ऑफ द बिथोवाज सिम्फोनीज, है ना, और उसे कह दो कि बिथोवाज की सिम्फोनी बजाए, तो फिर वो कैसा बजाएगा, तो कर्कश की आवाज़ तो में आएगी। तो वही क्या, कैकोफोनी है।
तो यहाँ मैं इसको एंड करती हूँ, पॉज़ करती हूँ इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आपने कमेंट ज़रूर आप ड्रॉप करें। थैंक यू।